name is Madhukar. I am assistant professor in Krishna Engineering College, Ghaziabad. I am here to teach web technology. Okay, the first one is introduction. Okay, we will start with the introduction. What is web technology actually? Why we are studying web technology, and what are the terms that defines the web and technology? Basically, if we talk about web technology, the web technology refers to the various tools and techniques that is being utilized in process of communication between different types of devices over the internet. Here we basically talk about internet because everything is available on the internet. Everything, every product, every resource is available on the internet. अब आपको पता है कि हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि इन दिस वर्ल्ड पर्टिकुलर वर्ल्ड सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग क्या कर सकें कि अगर हमें कोई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या कोई कंटेंट अगर हमें चाहिए तो हम इंटरनेट से इजीली एक्सेस कर पाएँ. तो वेब टेक्नोलॉजी क्या करता है, यहाँ पे जो वेब है, एक्चुअली जो वेब है वो रेफर कर रहा है यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब, where all the resources are available. You can easily access those particular resources. So, and the technology, here technology basically refers to the, basically we can call it the languages, or we can call it the tools and tools that we are using to access resources on the web. Okay, so the next thing is basically the main role which is being played in this particular web technology is by web browser. Here the thing is web browser, because आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली इन एवरीडे लाइफ हमें कुछ भी सर्च करना होता है ऑन द इंटरनेट, तो जनरली वेब ब्राउज़र अवेलेबल होते हैं. आप अपना मोबाइल डिवाइस देखिए, या फिर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपके वेब ब्राउज़र मिलेंगे. क्योंकि जब भी किसी को कुछ भी सर्च करना होता है ऑन द इंटरनेट, तो जनरली क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं. तो जैसे कि हमारे लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र के, गूगल क्रोम, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. एवरीबडी इज़ यूजिंग गूगल क्रोम, क्योंकि इट इज़ अवेलेबल इन द मोबाइल एज वेल, इट इज़ अवेलेबल फॉर द लैपटॉप एज वेल, it is available for the desktop as well. So because with the help of web browser we are able to access information, और जो information है वो आपकी किसके फॉर्म में स्टोर्ड है, वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर्ड है. कहाँ पर, सर्वर के पास. अब होता क्या है कि जब भी कोई भी क्लाइंट या कोई यूज़र है, अगर उसको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है इंटरनेट पर, तो वो क्या करेगा, वो अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा किसके पास, सर्वर के लिए, और सर्वर क्या करते हैं, उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स देते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक ब्रॉड टर्म है वेब पेजेस. वेब पेजेस बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. तो होता है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या है कि ऑल द रिसोर्सेज आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड हो रखे हैं, हाइपर लिंक्ड हो रखे हैं, जिनका हम लोग एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सर्टेन सॉफ्टवेयर. और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल रहे हैं हमें, वेब ब्राउजर्स के थ्रू. जब हमारे पास वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं तभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वो हाइपर लिंक रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं ईजिली. अब यहाँ पर क्या है, कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है वेब टेक्नोलॉजी को, कि वेब टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जो टूल्स टेक्निक्स हैं, हम कैसे उनको एग्जिस्टेंस में ला पा रहे हैं और हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पा रहे हैं. सबसे पहले आता है हमारा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. ये टर्म आप सभी लोगों ने बहुत इजीली सुना होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब. तो इट इज़ बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली सर्विसेज दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. अब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये, ठीक है. क्योंकि ये क्या करता है, सिंपली एक तरीका देता है आपको, एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स और टेक्निक्स. वर्ल्ड वाइड वेब एक बेसिकली एक जरिया है, जहाँ पे क्या है, एक मीडियम है, एक इंटरफेस बोल सकते हो आप, जिसमें क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, द नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या कर रहा है, बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हेल्प कर रहा है हमें वर्ल्ड वाइड वेब से रिसोर्सेज को एक्सेस करने में. कैसे, क्योंकि अगर आपको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है तो आपके पास एक इंटरफेस होना चाहिए. इंटरफेस मतलब एक मीडियम होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, प्रोसेस करे एंड देन डिलीवर करे. ओके, तो यहाँ पर क्या है, वेब ब्राउज़र एक क्या है, मेरा इंटरफेस है जो कि हमें सर्वर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है. यानी अगर इफ़ यू आर यूज़र और क्लाइंट,
तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर क्लाइंट को या यूज़र को कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो वो किसके हेल्प से करता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू। और वो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को। और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाने की है, वो जाएगी सर्वर के पास। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द सर्वर यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा वेब सर्वर। बिकॉज वेब सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब सर्वर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं, लिसन यानी कि जो एक्सेप्ट करते हैं, लिसन क्या, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। क्लाइंट कौन है, यूज़र्स। यूज़र्स कौन है, जैसे कि वी जनरल पीपल, जिनको कुछ रिसोर्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई डेटा चाहिए। अगर वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या करता है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन यानी सुनेगा, एंड देन वो रिस्पॉन्ड करेगा टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। किसके थ्रू, थ्रू अ वेब ब्राउज़र। If web browser is not there, it means you can't request for certain resources, for certain element and to the server. So we need a server because it is basically because the web server listens the request and it provides the response to the client. Next term is web pages. We have web pages because the information is stored, and as you see, if you are searching for a website on a web browser, so you see a pages, certain kind of pages, okay, like this is this kind of pages. जैसे Google है तो यहाँ पे Google है तो आपको ये pages दिखाई देंगे। ये these are all the documents which are written in certain form of languages, okay। यही क्या करते हैं, हमारे multiple web pages मिलके क्या बनाते हैं, हमारे websites बनाते हैं। A website contain multiple web pages. तो web pages are basically digital document that is linked to the world wide web, okay, और जो कि viewable है by anyone connected to the internet. If you want to access any web page, any resources, you can request to that particular resources, okay। next term आता है हमारे पास, that is web development. अब यहाँ पे बात हो रही है वेब डेवलपमेंट की, मतलब if you want to create web pages, तो here the web development refers to building, creating and maintaining websites. Or as I told you, the websites are the collection of web pages, and web pages are the digital document that provide the information, okay। The next one is, now what are the strategies involved in creating web pages, or what are the strategies involved in creating or maintaining the web pages? We have different kind of strategies we applied to create web pages, because if we are creating certain sort of resources, or if we are creating certain websites, that website contains the front end part and as well as back end part. So it means it is a web development strategy method. It is the creation of an application that works over the internet. Application in the form of website, because we are talking about web development. So web is websites, because we are sending the resources on world wide web with the help of world wide web. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके से किया जाता है। या तो आप, नंबर वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मतलब यू कैन क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ वेब पेजेस, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। बिकॉज क्लाइंट को कोई भी रिक्वेस्ट करनी है या क्लाइंट को कुछ भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट को या अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, इवेंट जनरेट करेगा, वो कहाँ से जनरेट होता है, हमारा फ्रंट एंड से। जो विजिबिलिटी यानी जो क्लाइंट को जो विजिबल हो रहा है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं, विच इज़ विजिबल। जैसे अगर आपने अपना कोई भी अगर गूगल का आप फ्रंट पेज ओपन करोगे तो जब भी आप देखोगे तो गूगल खुल के आता है सर्च बॉक्स के साथ। जब आप उस पर कुछ भी एंटर करोगे या टाइप करोगे तब जाके क्या होता है, आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस होती है। तो जो जहाँ पर आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की या कोई भी डेटा इनपुट किया है ना, तो उसको उस पर्टिकुलर फेज को बोलते हैं हम फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड बेसिकली रिफर्स टू क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन, ओके। अब फ्रंट एंड को कौन कौन मिलके बनाता है, बिकॉज वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, वी हैव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ओके, सो विच हेल्प अस टू क्रिएट फ्रंट एंड। Front end means the client side of the application, that is the web pages. Now the front end is being developed with the help of, we have different languages, different styles and different scripting. Here the number one is HTML.
HTML basic, the basic, basically we can call the basic building block. It means HTML refers to hypertext markup language. ठीक है, इट हेल्प अस टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस. मतलब आपको जो स्टैटिक पेज दिखता है सबसे पहले जब भी हम लोग सर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, तो हमें जो भी दिखता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली HTML पे डिज़ाइन किया हुआ कोड होता है. क्योंकि HTML क्या करता है, आपको स्टैटिक वेब पेजेस डिज़ाइन कराने में हेल्प कराता है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड हमारा किससे जनरेट होता है, सबसे पहले HTML से. ओके, सेकेंड वन आता है हमारे पास CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट. ये हमारे क्या है, स्टाइल शीट है. इससे क्या होता है, अगर आपको अपने स्टैटिक वेब पेजेस पर कोई भी स्टाइल जनरेट करना है या कुछ चेंजेस करना है इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक कंटेंट के फॉर्म में या फिर इन द फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी, तो आप क्या करते हो, CSS का यूज करते हैं. इससे क्या होता है, हमारा वेब पेजेस थोड़ा सा स्टाइल में चेंज हो जाता है, कलरफुल होने लग जाता है, उसकी विजिबिलिटी बदल जाती है. तो दिस इज कॉल्ड CSS. इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई भी लॉगिन पेज यूज़ किया है, फेसबुक लॉगिन है या फिर आप किसी भी AKTU का लॉगिन करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके लॉगिन पे कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रिप्टिंग लगी हुई होती है जो आपको क्या करती है, कंडीशंस प्रोवाइड कराती है. मतलब कहीं पर आप फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, पासवर्ड में आप पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट ही यूज़ कर सकते हो, मतलब सिंबल्स, लेटर्स या फिर कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अदर सिंबल्स का, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते. कुछ हैं जो लिमिटेड है. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्क्रिप्टिंग लगाते हो, कोई कंडीशन सेट करते हो, तो वो सारा काम हमारा किस पे होता है, स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके. मतलब जावा स्क्रिप्ट हमें क्या प्रोवाइड कराती है, बेसिकली एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, हमें एक मीडियम प्रोवाइड कराती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंडीशन सेट कर सकते हैं. यानी अपने वेब पेजेस को हम लोग डायनेमिकली कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसके थ्रू. नेक्स्ट आता है एजेक्स, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्टिंग. अगर हम लोग बोले असिंक्रोनस जावा एंड XML, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी भी आपने देखा होगा, जब भी आपके वेब पेज पे अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट की और अगर कंटेंट को अगर आपको मॉडिफाई होना है, तो आपको पहले अपने वेब पेज को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ता है. और रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है, वो कंटेंट फिर विजिबल होता है. लेकिन एजेक्स हमें क्या करता है, सिंक्रोनसली वो क्या कराता है, सारे कंटेंट को ना रिलोड करते हुए वो पर्टिकुलर जो इफेक्टिव कंटेंट है, पर्टिकुलर कंटेंट को ही चेंज करता है. मतलब देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश होल पेज टू मेक चेंजेस इन सर्टेन वेब पेजेस. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एजेक्स. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट. Backend development में क्या, basically we use certain kind of languages because we want to make database connectivity with the web pages, है ना. तो that's why we required or we need a medium that help us to make connectivity with the databases, because if we are using web pages and which is static or which can be dynamic, but still if you want to store data, if you want to access data, so definitely you need a medium. And how you can connect with the database, because you cannot directly connect with the databases. There is nothing, or because there is no thing available with the help of which you can basically you can connect with the databases. So दैट्स वाई हमें कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है बैकेंड के लिए, जिससे क्या हो कि अपने बैकेंड पर मतलब यूज़र को विजिबिलिटी ना हो और हम बैकेंड साइड पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करा सकें, कुछ स्टोर कर सकें. इसलिए हमें क्या होता है, हमें सर्टेन लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है फॉर बैकेंड पर्पस. तो इसलिए हमारे पास बहुत कई सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP ये भी एक हमारे बैकएंड की लैंग्वेजेस है. पाइथन आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका बूम चल रहा है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू लर्न पाइथन बिकॉज पाइथन इज सच अ ईजी लैंग्वेज, बट स्टिल डेफिनेटली रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ गुड थिंग सो दैट यू कैन ईजिली लर्न पाइथन. उसके बाद आता हमारा रूबी में क्या, रूबी भी एक हमारी एक सर्टेन लैंग्वेजेस है, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर करिकुलम पार्ट.
Okay, Node.js also is there. Okay, and then the second one is DBMS, because if you want to access, if you want to store resources, information, so we need requires a certain database. Our database can be of any type. There is no limitation. So this is these all the language we can use for backend development. There are other languages as well, with the help of which we can connect the, we can apply, or we can basically provide certain development for the backend purpose. But here in this particular subject we will basically learn about Java. We will use Java, we will use Java scripting, we will use servlet, we will use applet, okay, to create certain kind of web pages, to create or to make changes in the web pages, or to provide connectivity of website with the database. Okay, so here we will basically learn, we will discuss about Java. Okay, next आता है history of web. What is how the World Wide Web, basically we are talking about web, it means www, World Wide Web. How the World Wide Web came into existence? Okay, what is the need of that particular things? Basically the father of the web is Tim Berners-Lee. He is an basically English independent contractor at the European organization, okay, for nuclear research, that is CERN, CERN in Switzerland. So basically he is known as the father of basically www. Okay, इनिशियली क्या था कि बेसिकली ऐसा कुछ मीडियम नहीं था जिससे क्या होता है एक कॉमन मीडियम मिल जाए लोगों को अपना रिसोर्सेज को या अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके, इजीली अवेलेबल हो वो वाली इन्फॉर्मेशन. ऐसा कोई हमारे पास मीडियम ही नहीं था, क्योंकि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग आपस में कनेक्ट करते थे डिवाइसेस को, एंड देन दे आर एबल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. बट जैसे ही क्या हुआ, जब ये आइडिया टिम बर्नर-ली के माइंड में चल रहा था एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स कि ऐसा कोई कॉमन मीडियम आए जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकें, हम लोग कुछ ऐसा मीडियम बनाए कि वो बेसिकली वो प्रोवाइड करा सके कि सभी ग्लोबली सब लोगों के लिए क्या कि वो रिसोर्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सेस करा सके. तो इनिशियली टिम बर्नर-ली ने एक इंक्वायर नाम का डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस बिल्ड किया, जो क्या था, जो पीपल का इंफॉर्मेशन स्टोर करता था या सॉफ्टवेयर मॉडल्स को इंफॉर्मेशन स्टोर करता था. और इसमें क्या होता था, सारे जितने भी न्यू पेजेस थे इंफॉर्मेशन के, वो लिंक हो रखे थे एक दूसरे से, एक पेज पे लिंक कर रखे थे. तो इंक्वायर के थ्रू आप कह सकते हैं पर्सनली वहाँ पर पीपल्स के लिए वो डेटाबेस बनाया था उन्होंने, जिससे क्या हो कि ये ग्लोबली हम लोग एक्सेस करा सके, ओके, तो और डेटा को शेयर कर सके. लेकिन एक्चुअली क्या था, लोगों को क्या चाहिए कि लोग चाहते थे कि एवरीबॉडी वांट्स कि ऐसा कोई मीडियम आ जाए जिससे डेटा शेयर हो सके ग्लोबली, घर बैठे बैठे आप अपना डेटा शेयर कर सको फॉर थ्रू अ सर्टेन मीडियम. तो क्या हुआ, 1989 में डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद 1991 में वो पब्लिकली अवेलेबल हो गया. मतलब अब क्या होता था कि कोई भी पर्सन इंटरनेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने कंटेंट को सेंड कर सकते थे या अदर कंटेंट को, यू कैन ईजिली एक्सेस दैट पर्टिकुलर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ www. ओके, इसी वजह से टिम बर्नर-ली ने क्या किया, एक प्रोटोकॉल्स बनाया HTTP टू ट्रांसफर रिसोर्सेज, HTML टू क्रिएट वेब पेजेस, मार्कअप लैंग्वेज, एक फर्स्ट वेब ब्राउज़र जनरेट किया, क्योंकि वेब ब्राउज़र क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको क्या करना है, जो क्या हेल्प करता है आपके वेब पेजेस को रन कराने में हेल्प करता है. ओके, वो भी ज़रूरत थी. और फर्स्ट वेब सर्वर, क्योंकि सर्वर नहीं होगा तो रिसोर्सेज को, रिक्वेस्ट को, जो क्लाइंट की या यूजर्स की जो रिक्वेस्ट हैं वो कैसे पहुंचेंगी, उनको वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कौन देगा, एक्सेस कौन करेगा, है ना, प्रोसेस कौन करेगा. तो वी रिक्वायर अ वेब सर्वर. ओके, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट बेसिकली क्या है, बहुत ही वास्ट एरिया इंटरनेट. एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. एवरीवेयर देर आर नेटवर्क्स. और इंटरनेट क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मीन सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट. ओके, स्टार्टिंग में इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करते हैं. इंटरनेट क्या था, क्योंकि ओके इंटरनेट एग्जिस्टेंस में था नहीं, तो हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में कोल्ड वार चल रहा था USA में और अमेरिका में, तो जब स्पुतनिक V एक
सैटेलाइट लॉन्च किया यूरोपियन ने, तो उस टाइम पे अमेरिका के माइंड में ये चलने लग गया कि अब हम क्या करें, हमें कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे, हमको ऐसा कुछ ना करना पड़े। तो उस टाइम पे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा गया था अर्पानेट। अर्पानेट बेसिकली क्या था, फर्स्ट इंटरनेट बोला जाता अर्पानेट को, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका नेटवर्क, इसका नाम था अर्पानेट, जो कि किसके थ्रू डेवलप किया गया, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा मीडियम मिल जाए जो हमें क्या कर सके, हमें हमारे रिसोर्सेज को या हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सके और हम अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली एक दूसरी प्लेस पे ना जाए बगैर क्या कर सके, सेंड कर सके इंफॉर्मेशन। ओके पहले क्या करता, लोगों को अपने कंप्यूटर्स को ले जाना पड़ता था, तो तब उनको वायर से कनेक्ट करना पड़ता था और इन्फॉर्मेशन को सेंड करनी पड़ती थी। बट जैसे इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया तो देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट स्टे एट वन प्लेस एंड यू कैन सेंड योर रिसोर्सेज एंड यू कैन एक्सेस अनदर रिसोर्सेज एज वेल। ओके दैट्स वाई द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960s के बाद क्या हुआ, रिसर्चर ने ऐसा इंफॉर्मेशन सेंड करने का, शेयर करने का एक मीडियम बना लिया। ओके अब अर्पानेट क्या हुआ, ग्रेट सक्सेस में आने लग गया, क्योंकि जब अर्पानेट के थ्रू लोगों को मीडियम मिलने लग गया, इन्फॉर्मेशन सेंड करने का तरीका मिलने लग गया, तो क्या होने लग गया, उनको चाहिए था कि ठीक है अब अर्पानेट को बाहर लाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको बाहर तक लाने के स्टार्ट किया। तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने 1983 जनवरी 1 में क्या किया, ऑफिशियली इंटरनेट को लॉन्च कर दिया एज अ इंटरनेट, इसलिए इसका बर्थडे भी उसी दिन मनाया जाता है। ओके इससे पहले क्या होता था, हमें कम्युनिकेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड वे नहीं था हमारे पास। ओके स्टैंडर्ड वे जब था ही नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन को अगर आपको डिलीवर करना है तो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करना पड़ेगा। ओके इसीलिए फिर क्या हुआ, हमारे पास अर्पानेट आया। अर्पानेट के बाद सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स भी डेवलप्ड होने लगे, इस्टेब्लिश कर ली, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते थे फ्रॉम फर्स्ट पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। और जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो और इंटरनेट के थ्रू रिसोर्सेज सेंड कर सकते हो, देन इट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। तो क्या हुआ, प्रोटोकॉल्स एग्जिस्टेंस में आने लग गए 1983 के बाद, और हमारा बेसिकली इंटरनेट भी एग्जिस्टेंस में आ गया, जिससे क्या होने लग गया, फिर हमारे पास www आया एंड देन हमारे पास बूम आ गया इंटरनेट का, और हम लोगों ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को सेंड करना स्टार्ट कर दिया फॉर सर्टेन थिंग्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हेल्प करती हैं हमारे वेब पर, यानी हमारी इंफॉर्मेशन को, हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन से ऐसी प्रोटोकॉल्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारी प्रोटोकॉल्स आती है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली क्या होता है, ये डिजाइन की गई है टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब क्या है, रिक्वेस्ट अगर कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो किसके थ्रू जाती है, HTTP के थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो क्या है, सबको फॉलो करना है, कॉमन स्टैंडर्ड है फॉर कम्युनिकेशन। ओके तो HTTP क्या हेल्प कराता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ HTTP। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। TCP बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ पर क्या है, अगर आपको एंड टू एंड कम्युनिकेशन करनी है, क्लाइंट को अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो उसको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके तो वो क्या है हमारा TCP में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू कम्युनिकेट, अदरवाइज यू कांट कम्युनिकेट। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारी कनेक्शन लेस होती है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी कनेक्शन बिटवीन एंड टू एंड, यानी क्लाइंट और सर्वर पे कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या गारंटी नहीं होती है कि हमारा डेटा ट्रांसफर होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या नहीं मिल रहा, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। बस हमें क्या करना है, डेटा सेंड करना है और बस वेट करना है। नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आपको क्या करना है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो ऑन द इंटरनेट। फिर आता है हमारे पास टेलनेट भी एक हमारी प्रोटोकॉल है जो क्या कर सकता है, एक रिमोट कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो ऑन द इंटरनेट, मतलब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो ऑन द इंटरनेट। ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।